नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत अत्री जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। भारतीय न्यायपालिका, जिसे संविधान का कस्टोडियन कहते हैं, जब जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से देश में निराशा आती है तो एक ही वो दर होता है, दरवाजा होता है, चौखट होता है, जहां लगता है जाकर अगर हम खड़े होंगे तो फिर से इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन अगर उस कार्यपालिका से सड़ांध, बदबू आने लगे, उस न्यायपालिका से, क्षमा कीजिएगा, न्यायपालिका से बदबू आने लगे, वो बदबू उस टाइप की, आपने कई बार खबर सुना होगा कि गटर में सफाई के लिए उतरे कर्मचारी, 4 की मौत, 6 की मौत, जानलेवा होता है ये। जब ये सड़ांध पैदा होती है तो इसमें जो गैस निकलते हैं, अब साइंस हो गया। अब फिर मैं इससे आगे बताऊंगा तो मोदी बन जाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा साइंस फिर उन्हीं को पता है। लेकिन ये जो गैस फिर वहां से उत्सर्जित होती है वो जानलेवा होती है। हालत वही हो गई है। एक जज, माय लॉर्ड, हमने एक शो किया है मिड डे मुद्दा, लेकिन उसका एक्सटेंशन है ये कार्यक्रम। उनके घर में एक कमरे में नोटों के ढेर, बोरियों में, जिसमें हम लोग चावल और गेहूं, इस दौर में चावल और गेहूं तो 80 करोड़ के यहाँ तो 5 किलो के झोले में आता है, मोदी वाले झोले में। लेकिन जिन किसानों के यहाँ रखा जाता है वो बोरियों में रखा जाता है। जिनमें गेहूं चावल रखा जाता है उन बोरियों में नोट भरकर रखे गए थे। वो कितने नोट है, लमसम एक अमाउंट जो है हेमंत भाई की जानकारी में आया भी है। वो नोट मिलने के बाद उस जज को, जिसे सलाखों के पीछे तत्काल जेल में डाला जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने कहा और पीठ अपनी ठोक ली। खूब मीडियम चलाया कि तबादला कर दिया। अरे बेशर्मी का हद देखिए साहब, जिसको सलाखों में होना चाहिए था, तत्काल जेल में होना चाहिए था, उसका तबादला कर दिया। अब उसका नतीजा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च अदालत, उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में बगावत हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब मैं बता दूं, कोर्ट, अदालत एक समग्र शब्द है, उसी का हिस्सा बार होती है। इलाहाबाद की बार एसोसिएशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने खुली बगावत कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अड़ गया है। सीधा मैं चलता हूं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई जरा डिटेल में, अब कोई सवाल इसमें नहीं है, पहले पहले तो पूरा ब्यौरा चाहिए दर्शकों को। पूरा ब्यौरा आप दीजिए, चिट्ठी पत्री सब दिखा करके। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, लोकतंत्र की जहां तक बात है, उसके लिए आज का दिन और खासतौर पर संविधान की रक्षा का जिम्मा जिस हाई कोर्ट पर है, वहां से इस तरह की बरामदगी उसके एक जज के यहाँ से, दिल्ली हाई कोर्ट के, अपने आप में ना केवल शर्मसार कर देने वाला है, बल्कि बहुत कुछ कह रहा है। और इसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको तो छोड़ दीजिए, उस जो जज है यशवंत वर्मा, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के ऑर्डर कर दिए गए। वो वहीं से आए थे ट्रांसफर होकर दिल्ली में 2021 में, तो वापस कर दिए गए। इस पे जो बगावत हुई है, वो बार एसोसिएशन जो अपने क्या नाम है इलाहाबाद की है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी जारी कर दी है। मैं चाहूंगा आप दर्शक साथियों को दिखाइए वो। उस चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा एक बात कही है, और उस चिट्ठी का जो स्लग है ऊपर, सबसे ऊपर देखिए कितनी जबरदस्त चिट्ठी लिखी है, वी आर नॉट ए डस्टबिन। चिट्ठी का हेडिंग ही वी आर नॉट ए डस्टबिन है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है। ये अंग्रेजी में है चिट्ठी, मैं इसका हिंदी में सारा आपको बताता हूँ सारे दर्शक साथियों के लिए, ताकि क्लैरिटी रहे कि क्या है। अंग्रेजी पे समय खराब नहीं करेंगे, इसका एक एक शब्द मैं आपको दर्शकों को बता देता हूँ कि क्या क्या है। यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने कहा है, वहां के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मिस्टर अनिल तिवारी जी, उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट, वो भ्रष्ट लोगों को सहन नहीं करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत का कामकाज भी बंद कर देंगे, अनिश्चित काल के लिए जरूरत पड़ी तो हम वो भी करने को तैयार है। और इसके लिए तबादले पर कड़ी आपत्ति करते हुए तिवारी साहब ने 24 मार्च को दोपहर को 1 बजे बार एसोसिएशन की मीटिंग बुला ली है। इसमें फैसला होगा कि बार एसोसिएशन ने कथित तौर पर, जो बार एसोसिएशन की चिट्ठी में एक और इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे, उसमें 15 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है, बरामदगी का 15 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है। इस पे बाद में आएंगे, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र कर दिया। ये फिगर पहली बार सामने आया है। जिस अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर ब्रेक की थी, उसने भी उस फिगर को अवॉइड किया था, और उसको लेकर के दिल्ली में तमाम तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं हैं कि वो अमाउंट एक्चुअल में कितनी है। और उसका सबसे बड़ा कारण आशीष भाई क्या है, अमाउंट को लेकर के, ना तो कोई बरामदगी दिखाई गई है,
ना कोई पर्चा दर्ज किया गया है, कहीं कुछ नहीं किया गया है किसी भी रूप में। तो वैसे में कान कैसे खड़े हुए कि ये जो घटना है ये होली की छुट्टियों की है, अगर आपको ध्यान हो तो। जब होली की हाँ हाँ। छुट्टियां थी तब की है, और ये जज साहब और उनकी धर्मपत्नी दिल्ली से बाहर थे। तो घर में एक स्टोर रूम था जहां पर वो सब रखा हुआ था, और वहां पे शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग हुई, और जिसके कारण आग लग गई। तो जज साहब के जो बाकी परिजन थे, जो मुझे बताया गया शायद उनकी माता जी थे, उन्होंने पुलिस उसको क्या नाम, फायर ब्रिगेड को बुलाया, और चेकिंग के दौरान वो पैसों के कट्टे मिले, जैसे आपने कहा बोरियों में पैसे मिले। हाँ। तो उसके बाद जो हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन कह रही है, उसने जो कुछ कहा बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की पहले से कमी है, नए जजों की नियुक्ति कई सालों से नहीं हो रही है। यह भी गंभीर चिंता की बात है कि बार में जज बनने वाले, बार से जो वकीलों से जज बनते हैं, बार में जज बनने वाले सदस्यों के बारे में बार से कभी भी सलाह नहीं ली जाती है। योग्यता के पैमाने अप टू मार्क नहीं है। कोई चीज है जिसकी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार के रूप में सामने आए हैं। नतीजा आप सबके सामने है। जनता का विश्वास न्यायपालिका में घट गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का अच्छे से पता है, और आपको भी ध्यान होगा आशीष भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था पिछले दिनों। उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ है जो सड़ रहा है, जो सड़ रहा है। ये तीसरी घटना है। ये जो घटना है, हालांकि जो ये जशवंत वर्मा वाली, ये दिल्ली हाईकोर्ट की घटना है। वो दिल्ली हाईकोर्ट में पदस्थ है अभी, लेकिन वो मूल रूप से उनका जो काडर है वो 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने थे। ये भी दर्शकों को जानना जरूरी है। 2014 में जज बनने के बाद ये 2021 में दिल्ली में ट्रांसफर होकर के आए थे, और अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनको वापस इलाहाबाद में ट्रांसफर करने की बात कही। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन है वो कहते हैं कि हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम ये सब नहीं होने देंगे, डस्टबिन नहीं बनने देंगे। अगर अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा अदालत की कामकाज तो वो भी बंद करेंगे, और 24 तारीख को, सोमवार को, यानी कि जो फर्स्ट वर्किंग डे आएगा, उसमें हम बार की मीटिंग बुला के अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। स्वाभाविक है, बगावत है, सीधी सीधी जो शब्द है वो बता रहे हैं अपने आप में। मैं केवल दो छोटी छोटी चीजें और बताना चाहता हूं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में। आपको ध्यान है, अभी कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज है राम मनोहर नारायण मिश्रा, उनकी खबर देखी थी आपने? पूरा देश स्तब्ध रह गया आशीष भाई कि वो क्या बात कर रहे थे महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर के, उन्होंने क्या बात कही। तो ये कहीं ना कहीं उनकी केवल न्यायिक उस पर नहीं, ये एक व्यक्ति के तौर पर उनकी सोच और समझ पर भी टिप्पणी थी कि किस तरह के लोग हाईकोर्ट के जज बन गए हैं। और इससे पहले केवल 3 महीने पीछे अगर आप जाएंगे तो वहीं पर एक और श्रीमान शेखर कुमार यादव जी हैं वहीं के, जिन्होंने कथित तौर पे हेट स्पीच दी थी, सांप्रदायिक संबोधन दिया था विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, बार परिषद के अंदर ही। और उन्होंने जिस तरीके से विभाजनकारी बातचीत की थी, उसके बाद न केवल जवाब तलबी की गई थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में उनको बुलाया भी था, और उनसे प्रत्यक्ष तौर पर सवाल जवाब दिए हुए थे। तो ये जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि न्यायपालिका की सड़ांध कहीं ना कहीं बाहर आने लगी है। और ये कोई पहली घटना नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्यादा ये है, ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी आपने वेस्ट बंगाल में देखा पिछले चुनाव में कि किस तरीके से एक हाईकोर्ट जज आज इस्तीफा देता है, कल वो किसी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ता है, और फिर वो पहुंच जाता है अपने सदन के अंदर। तो ये बेसिकली पूरे के पूरे हिंदुस्तान की जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उस पर एक सवाल है कि किस तरीके के लोग हाईकोर्ट में जज बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशरी में जा रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी मनस्थिति क्या है, और जो लोग इस सोच के व्यक्ति होंगे वो किस तरह के फैसले देंगे। तो पूरी की पूरी न्यायपालिका को संदेह के घेरे में लाके खड़ा कर दिया गया है। अब ये देश की जनता को देखना है। जो ये कॉलेजियम सिस्टम था, आमतौर पे क्या होना चाहिए था, जब इतनी बड़ी अमाउंट, हालांकि 15 करोड़ लिखा है, मेरी जानकारी कुछ और है, वो कहीं ज्यादा है। जो दिल्ली में ग्रेप वाइन है वो कुछ और है, वो 3 फिगर्स आपकी जानकारी तो इससे कई कई गुना ज्यादा है जी। वो 3 फिगर्स में बताई गई है एज पर द ग्रेप वाइन इन जुडिशियल सर्कल्स, 3 फिगर्स। और उसके बावजूद भी देखिए कि सबको पता होने के बावजूद भी ना इनकम टैक्स एक्शन में आया, ना ईडी एक्शन में आई, ना दिल्ली पुलिस ने कोई पर्चा दर्ज किया, और कुछ नहीं, केवल एक ट्रांसफर करके छोड़ दिया गया। ये बहुत कुछ कह रहा है। और ग्रेप वाइन ये भी है कि ये सब कुछ हो गया तो उसके अगले दिन जज साहब दिल्ली पहुंचे, वो एक बहुत बड़े मंत्री से मिले, और उसके बाद चुपचाप उनकी बदली कर दी गई।
ये दिल्ली के जुडिशियल सर्कल से बता रहा हूं मैं आपको। तो जब सारी की, अब ये बताइए मुझे कि अगर जुडिशरी के घर से ये अमाउंट्स बरामद होती है तो फैसलों की क्वालिटी पर आप सहज पूरा देश भरोसा कर सकता है। तो ऐसे मामले में तो जुडिशरी के पास, सुप्रीम जुडिशरी के पास, खन्ना साहब के पास एक मौका था कि जुडिशरी की माइट को दोबारा स्टेब्लिश करते और वो सीधे सीधे इनका इस्तीफा मांगते, तुरंत जांच के आदेश करते। एक प्रोसीजर है, सुप्रीम हाईकोर्ट जज को आप ऐसे नहीं हटा सकते। लेकिन सिंपल तरीका क्या होता है अगर बदनामी से बचना है? आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया देखिए आप, बदली कर दी श्रीमान जी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर बदली का जिक्र नहीं है। सोचिए आप, क्योंकि कारण बताना पड़ेगा। कारण क्या बताएंगे आप? एडमिनिस्ट्रेटिव बरामद छुट्टी नहीं बताया, कोई पैसे की बरामदगी नहीं दिखाई। मेरा यही सवाल है, मेरा यही सवाल है। ये तो आपने बड़े सॉफ्टली सारे तथ्य बताए हैं अब तक, लेकिन इतना सॉफ्ट ही मामला है नहीं। ये कलंक है, कालिक है मुंह पर, सुप्रीम कोर्ट पर कालिक है। ये संजीव खन्ना सीजेआई के लिए कलंक है, और वो ये कलंक तब और बड़ा हो जाता है जब सन्नाटे में सनसनी होती है। वो टीवी पाता है ना, सन्नाटे को चीरती सनसनी, तो ये सन्नाटे चीरती सनसनी जो है चुपके से ट्रांसफर कर देना, ये और बड़ा, यह भी उसी अपराध के समान एक अपराध है। मैं उसके समान रख रहा हूं और जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूं कि उसी के समान है। किसी एक क्रिमिनल को, ये बेसिकली जस्टिस वर्मा को भागने में मदद मैं इसे मानता हूं। ये कानून के लोग हैं और हम तो कानून को का भी नहीं जानते, अपने मोटी बुद्धि से हम बता रहे हैं। अपराध मान लिया किया किसी ने, भाई जो भी दर्शक हैं समझें, अपराध किसी ने किया, किसी का हत्या कर दी, कुछ भी व्यभिचार किया, उस अपराधी को चुपके से सुरंग के रास्ते, तहखाने के रास्ते जो पार लगा दे, वो बराबर का अपराधी होता है ना। तो ये जो करोड़ों रुपए नोटों के बंडल बोरियों में जिसके घर में था जज के, इसको सन्नाटे में बिना मीडियम आए तो आ गई खबर, इसको चुपचाप तबादला कर दिया गया, वेबसाइट पे नहीं डाला गया, और कॉलेजियम ने किया है। तो कॉलेजियम ने किया तो गुनाह में शरीक कौन है? कॉलेजियम है, चीफ जस्टिस हैं इस देश के। चीफ जस्टिस मामला मैं यहां पर लाना चाहता हूं। नॉर्मली इसकी चर्चा हो रही है जस्टिस वर्मा, जस्टिस वर्मा के साथ इन लोगों को भी जोड़िए भाई साहब, सबको जोड़िए। अब देखिए, महत्व समझिए। ये जज आम नहीं, ये हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट में होते, कल को होने वाले थे, हो सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं सकता, हो सकता है सीजीआई कल के होते ही हैं। इनके पास केस आप देखिए कितने महत्वपूर्ण केसेज हैं। मार्च 2024 में जो फ्रीज हुए थे अकाउंट, कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज हुए थे, उनके जब कांग्रेस गई थी कि जो जुर्माना, मतलब जो आईटी ने इवैल्यूएशन किया है, मूल्यांकन किया, उसका पुनर्मूल्यांकन करवा दीजिए साहब, जज साहब के पास, यही वर्मा के पास। वर्मा ने याचिका खारिज कर दी थी। ठीक, उन्नाव वाला कांड, कुलदीप सिंह सेंगर वाला कांड, कुलदीप सिंह सेंगर का नाम देश भर जानता है, पूरा देश। जिस बच्ची के साथ व्यभिचार का आरोप लगा था, उसके परिवार में गिने चुने लोग ही बचे हैं, बकिया सब खत्म हो चुके हैं। वो उन्नाव कांड में वो उन्नाव का केस जस्टिस वर्मा के पास है। कुलदीप सेंगर अभी जो मेरी जानकारी है, हो सकता है अगर हाल फिलहाल कुछ बदला हो तो नहीं, वो इस समय शायद जमानत पर है, पेरोल पर है, वो केस इन्हीं के पास है। तो इनके पास बहुत बड़े बड़े केसेज हैं हेमंत भाई। ये मामला बार के बगावत, बार के विद्रोह और हमारे आपकी बात तक नहीं है। मैं इस पे चाहता हूं, कहा तो ये मेरी निजी जिम्मेदारी है भैया, खन्ना साहब को बुरा लगे तो ठीक है भाई, हम ही गरीब आदमी को लटका ही सकते हो, आप लटका देना जहां मन होगा, जहां आपको तसल्ली होगी। लेकिन मैं तो इस मामले में संजीव खन्ना जैसे लोगों पर भी, सीजीआई पर, कॉलेजियम पर, इन सबको चाहता हूं ये सब बहस के केंद्र बने, सब पर बहस हो, क्यों नहीं हो हेमंत भाई? नहीं, आशीष भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें लेटेस्ट है कि जब बार ने उसमें कॉलेजियम ने इनको ट्रांसफर करने की बात कही, तो उसमें कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, टॉप 5 जजेस। उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि इनके खिलाफ केवल बदली नहीं, इनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, इमीडिएटली जांच करनी चाहिए, तत्काल जांच करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का एक लेट डाउन प्रोसीजर है संविधान में। उनको एक तो ये होता है कि जैसे ही ये हुआ,
इसको पहली बात तो एक इनफॉर्मली चीफ जस्टिस बुलाए और उनको बताने कि भैया आप इस्तीफा दो और चले जाओ। वो तो एक भाईचारे का तरीका है। वो तो हिम्मत कोई करता नहीं है। पहले भी आपने देखा, यादव वाले केस में भी देखा, बुलाया था, सारी बात है, कुछ नहीं हुआ। आज भी वो महोदय अपने बेंच लगा रहे हैं और अपने फैसले कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं। इसमें यह था कि आप इनको जुडिशरी से बाहर कीजिए। ये कॉलेजियम में बात उठी, उसका क्या कॉग्निजेंस लेंगे खन्ना नहीं लेंगे एक अलग, लेकिन बात उठी। और दर्शक साथियों के लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि जजों को हटाने का तरीका क्या है। इसका सिंपल तरीका ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जांच के आदेश दे चीफ जस्टिस, उसमें 2 चीफ जस्टिस जांच करेंगे सारे मामले की, एक सुप्रीम कोर्ट के जज प्लस 2 चीफ जस्टिस, वो उसकी जांच करेंगे। उसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, संजीव खन्ना के पास आएगी टाइम बाउंड, और उसके बेसिस पे वो उसको बता देंगे, अगर दोषी पाया जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो वो फिर सरकार को लिखते हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जाए, और वो फिर पार्लियामेंट के अंदर चला जाता है मामला, और सरकार उस पर फिर महाभियोग इनिशिएट करती है। ये है पूरा लेट डाउन प्रोसीजर। लेकिन ऐसे बहुत सारे मसले हैं। आपको अगर याद हो, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे एक बार के प्रधान होते थे, उसने तमाम जजों के बारे में शिकायत कर करके तमाम जजों की नौकरी उन्होंने इस तरीके से चलता कर दिया चीफ जस्टिस को, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ये पुरानी बात है, लेकिन ऐसा हो चुका है देश में। और जो आज हुआ है, ये 15 करोड़ कथित तौर पर जो क्योंकि बार एसोसिएशन ने लिखा है तो हम ओवरबोर्ड क्यों जाए, हमें क्या जरूरत पड़ी है, लेकिन सवाल गंभीर है। तो इस मामले में केवल प्रशासनिक आधार पर बदली कर देना समस्या का कतई कोई समाधान नहीं है। ये इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन इंडियन जुडिशरी, पर्टिकुलरली द कॉलेजियम। और यही चीज आपने देखी होगी इससे पहले, जो जस्टिस यादव वाला केस था, राम नारायण यादव, या अपना क्या नाम है इनका, शेखर कुमार यादव वाला, उसके अंदर भी पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी कि किस तरीके से आप एक इतने सांप्रदायिक विचार रखने वाले व्यक्ति को हायर जुडिशरी में रख करके हेट स्पीच की जो आदमी देता हो, उससे किस तरीके के न्याय की आप उम्मीद करेंगे। तो पूरे देश ने वो भी देखा, उनको बुलाया गया, कॉलेजियम ने उनसे जवाब तलबी भी की, सारी बात हुई। लेकिन उससे वो आगे क्या हुआ, वो बात अब 3 महीने से ज्यादा की हो गई है, उसमें किसी को कुछ नहीं पता कि वो बात कहां तक पहुंची। ये जो पूरे का पूरा लैकलस्टर अप्रोच है, चाहे वो करप्शन को लेकर के हो, चाहे वो सांप्रदायिक भाषणों को लेकर के हो, ये एक खास तरह की लेथार्जी दिखाती है, और खास तौर पर एक इनेक्शन की चीज दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सरेआम चीजें पकड़े जाने के बावजूद भी कार्रवाई से बच रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात आशीष भाई कुछ हो नहीं सकती जहां तक इंडियन जुडिशरी की बात है। एंड दे आर सेटलिंग ए वेरी बैड, वेरी वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर द टाइम्स टू कम। हेमंत भाई देखिए, ये सारी कहानी ठीक है, क्या प्रोसेस है हटाने का और क्या करेंगे सीजेआई। हालांकि आपने कहा कॉलेजियम में कुछ लोग सहमत नहीं थे, सिर्फ तबादले थे, वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में बगावत हुई, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट, आज की तारीख में मैं मिड डे मुद्दा कर रहा था तो भी अभी आपके शो में तभी चर्चा में यही बात आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर तो आप देखिए जस्टिस शेखर को आपने देखा, अभी कल देखा जिन्होंने परिभाषित किया कि भाई अब नाड़ा वो करना और क्या क्या, जस्टिस मिश्रा, मतलब शर्मनाक फैसला। आज ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही नाम रोशन कर रहे हैं जस्टिस वर्मा। मुझे पता है मुझे ज्यादा शर्मिंदगी क्यों है। एक तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, वो अलग बात रहा, अलग बात पूरी है। इस दौर में मानता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इन सब में लीड करेगा, योगी जी का राज है, राम राज्य है, लीड करेगा। मुझे 12 जून 1975 याद आता है, बस 2 मिनट लेकर के मैं आप पे फिर आऊंगा। वो दिन आपको भी याद होगा, भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन है। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा बैठे थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। कितने कितने प्रयास में, दर्शकों को शायद आज के दौर में याद ना हो, जो लोग कहते हैं कि अभी 2014 के बाद इस देश में सब कुछ बदला है। एक जज वो था, सिर्फ इतना मामला था कि यशपाल कपूर पीएमओ में काम करते थे, सरकारी सेवा में होते हुए वो चुनाव में जो है उनके लिए लगा दिए गए थे रायबरेली में इंदिरा गांधी के। उतना मामला था। कितने दबाव डाले गए हैं उसकी कहानी सुनाऊंगा तो पूरी कहानी 1 घंटे की है। इतने दबाव डाले गए थे, उनके घर पर साथी जज आने लगे, उनके घर जस्टिस डीएस माथुर उस समय, हेमंत भाई उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएस माथुर हुआ करते।
और इंदिरा गांधी के जो निजी डॉक्टर थे वो थे केपी माथुर। दोनों रिश्ते में भाई थे। निजी डॉक्टर के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएस माथुर को बोला गया। डीएस माथुर ने गोल्फ खेलते समय कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपका नाम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, तो थोड़ा ध्यान देना। नहीं माने। अपने घर में बरामदे में बैठते थे तो रोज कोई न कोई पहुंच जाता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने के लिए। बरामदे में बैठे नहीं, गायब हो गए। जो घर पे आता था कहते थे उज्जैन चले गए अपने भाई के पास, उज्जैन अपने भाई के पास चले गए। घर में ही गायब हो गए, घर में रह के गायब, बरामदे तक में अपने नहीं बैठते थे जस्टिस जगमोहन लाल। और जब फैसला देने की बात आई तो उनको एक फोन आया, कहा जुलाई तक फैसले को टाल दिया जाए, इतना तो करना पड़ेगा आपको। भड़क गए, तुरंत अपने जो है पेशकार को, जो रजिस्ट्रार जो होते हैं, उनको बोला कि तुरंत दोनों पक्षों को सूचित करो कि मैं फैसला सुनाऊंगा 12 तारीख को। अब 12 तारीख को फैसला सुनाया। उस अदालत में एक वो दुबला पतला जज, बड़ी कहानियां उनकी पढ़ने के लिए, पढ़िए कभी आप। अदालत में जब घुसे वो, मुझको लग रहा है 9:45 बजे के आसपास, 10:15 के आसपास, ऐसे कुछ टाइम रहा होगा। तो उन्होंने कहा भी था कि अगर इंदिरा गांधी इस मतलब अदालत में रूम में आती है, कोर्ट रूम में, तो कोई खड़ा नहीं होगा। मतलब वो उनका इंस्ट्रक्शन था कि ये कोर्ट रूम किसी के आने पर खड़ा नहीं होता है जस्टिस के सिवाय। और सुनाया फैसला। राजीव गांधी शायद उस दौर में पहले शख्स थे जिनके पास फैसला पहुंचा और इंदिरा गांधी को बताया। जब वहां पर फैक्स निकला पीएमओ में, तो चेहरे जो है ना सबके फक हो गए थे, उड़ गए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो इतिहास है। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा निकल रहे हैं, वहीं से जस्टिस मिश्रा निकल रहे हैं, वहीं से जस्टिस शेखर निकल रहे हैं, वहीं से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जैसे जज हैं, उनका भी मैं नाम ले लेता हूँ। उनके पास जितना संभल जो है ज्ञान वापिस, सब केस उन्हीं के पास रहता है। ये जितने हैं ना मंदिर मस्जिद मंदिर खोजने वाला, सब जाता है उनके पास। ये सब मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि देश की अदालतों पर, क्योंकि इस देश में कहते ना कि टैबू, कि इस देश में सेक्स एजुकेशन पे नहीं बात होती, इस पे नहीं, ये टैबू है, इस पे नहीं बात होनी चाहिए। और एक होता है डर कि अदालत के बारे में तो चर्चा कर ही नहीं सकते हो भैया, जज साहब गुस्सा हो जाएंगे, बुला लेंगे, कहेंगे जेल में डालो इसको 24 घंटे की। क्या वक्त नहीं है हेमंत भाई कि इस देश में न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और निचली अदालत तक, पूरे देश में खुली बहस हो? आशीष भाई, सवाल केवल खुली बहस तक सीमित नहीं रह गया है। खुली बहस तो सालों से चल रही है, चलती रहेगी। ये समय कंक्रीट एक्शन का है, ये कार्रवाई का समय है। और हिंदुस्तान की जुडिशरी, मुझे ये कहने में कतई कोई संकोच नहीं है अपने तजुर्बे के आधार पर, जो इतना 20-25 साल का जो भी है, कि हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है बिल्कुल एक तरीके से निष्ठुर हो चुकी है। अपनी बिल्कुल मनमर्जी के तरीके से, जो ठीक लगे, जैसा ठीक लगे, बिल्कुल भिम्स और फैंसीज पर फैसले देती है। सरेआम चोरी पकड़ती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई करने से इनकार कर देती है। आपको चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव ध्यान होगा, किस तरीके से चंद्रचूड़ उछल उछल करके ये वो धमकाया बुरे तरीके से मसीह को। आज तक कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो मुझे बता दीजिए। सरेआम उनको, उनका जो रिटर्निंग अफसर के तौर पे जो फैसला था मसीह का, उसको वही कोर्ट ने पलटा, हारे हुए को जीता हुआ घोषित किया। कार्रवाई कोई नहीं हुई। अभी आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में देखा, ताजा उदाहरण, कि सब कुछ असंवैधानिक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड ये है, वो है, फला है। उसके बावजूद जब इंक्वायरी की बात आई तो इनकार कर दिया। महाराष्ट्र की सरकार पूरे तरीके से असंवैधानिक, राज्यपाल का एक्शन असंवैधानिक, और वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है। ये कैसी जुडिशरी है भाई? क्या कर रही है? या तो ये सच है या वो सच है। हाँ। दोनों सच कैसे हो सकते हैं? बेसिकली जो मध्य मार्ग है ना जुडिशरी के अंदर, मध्य मार्ग, ये सबसे ज्यादा एक डिजास्टर की रेसिपी है, ये मान के चलिए। जो किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए, आपने देखा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनके घर पर मोदी जी क्या करने गए थे, और कितने फोटोग्राफ पूरे देश में दुनिया में वायरल हुए। जो उनके जीवन का एक जज के तौर पर कुल जमा अर्जित था, वो खो करके गए उसको। और रही से ही कसर तब पूरी हो गई, अभी जब पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि उसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथों वो सम्मानित हो रहे थे, देखा होगा आपने वो सीन। तो एक वो महोदय पुराने चीफ जस्टिस है, वो राज्यसभा के अंदर बैठे हुए,
तो जुडिशरी को मैं और आप टिप्पणी नहीं कर रहे, वी आर नोबडी टू कमेंट। ये देश देख रहा है खुले कानों और आंखों से। कोई भी संस्थान उसके एक्शन से इवेल्युएट होता है। हिंदुस्तान की जुडिशरी पूरे तरीके से मैं कहूं बिल्कुल अनियंत्रित हो चुकी है। उसकी कोई जवाबदेही नहीं, बिल्कुल कोई जवाबदेही नहीं। जो मर्जी आए वो करते हैं, बिल्कुल बेलगाम एक तरीके से, और कोई पारदर्शिता भी नहीं। ये भी कहना पड़ेगा आपको। कॉलेजियम में बहुत बार ये हुआ कि यूं कर लेंगे वो कर लेंगे, क्या पारदर्शिता बता दीजिए। हाईकोर्ट का जज ट्रांसफर कर रहे हो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर क्यों नहीं है मुझे बता दीजिए, कार्ड बता दीजिए। कॉलेजियम में हेमंत अत्री का सिलेक्शन हो गया, आशीष चित्रांशी को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के कारण मुझे पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। बिल्कुल। क्या चीज छुपाती है भाई, सवाल ये है ही नहीं। देखिए मेरा ये मानना है न्यायपालिका भी इस देश की मुख्य धारा का एक हिस्सा है। जजेस कोई मोदी जी की तरह नॉन बायोलॉजिकल नहीं, वो हम में से ही है, वकीलों में से ही है, सीनियर प्रमोशन से ही आते हैं उससे, जुडिशरी से, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, और डायरेक्ट भी नॉमिनेट होते हैं। तो वो भी समाज का हिस्सा है। जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, सांप्रदायिकता की, वो सारी बीमारियां उनके अंदर भी आनी स्वाभाविक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है उसमें। लेकिन सरकार का और सिस्टम का ये काम होना चाहिए कि उसको फिल्ट्रेशन करे। हायर जुडिशरी का काम संविधान को इंटरप्रेट करना है, मत भूलिए ये बात। और जहां इस तरह के लोग बैठे होंगे, जहां करोड़ों रुपए, करोड़ तो ये कह रहे हैं, ग्रेप वाइन तो कुछ और है, तो आप करोड़ भी मान लीजिए उसको, उसके बावजूद भी अभी तक क्या एक्शन हुआ? व्हाट इज द नेट अकाउंटेबिलिटी? नोबडी, नथिंग। तो ऐसे में तो आप विश्व गुरु तो देखिए बन गए, इसमें तो कोई शक नहीं। हाईकोर्ट का जज एक समुदाय के बारे में खुली उसमें अदालत में कह रहा है, उसमें क्या बोलते हैं भाषण में, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। सोच लीजिए आप, आज इस्तीफा देता है, कल किसी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किस तरह के फैसले देकर के राज्यसभा में बैठे हुए। एक कहता है कि मैं तो जो भगवान राम से ही पूछ के फैसला दिया था, भगवान राम से पूछ के भगवान राम का ही फैसला दे रहे थे। अरे भाई दिया भी होगा तो ये बताने की बात तो नहीं होनी चाहिए ना। कोई ना कोई किसी न किसी का आराध्य है। मैं और आप भी जब बैठते हैं तो कहीं हाथ जोड़ के ही बैठते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो सारी चीजें कहने की नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आज की तारीख में हिंदुस्तान की बेलगाम जो ये जुडिशरी है, इसको एक व्यापक बहस के बाद इसका अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है, इसकी नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी करने की जरूरत है, और एक प्रोफेशनल सिस्टम के तहत नियुक्तियां हो जिसमें तमाम फिल्टर्स हो, तमाम चीजें हो, जिससे कम से कम आने वाले समय में कोई ढंग के जज। और मैं फिर ये कह रहा हूं एक बात, बुराई नीचे से शुरू नहीं होती, बुराई ऊपर से शुरू होती है, ऊपर से हमेशा। आपने पिछले 3-4 चीफ जस्टिस जितने भी आए हैं, जिन्होंने क्रांति की थी तब, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने पहली बार, 4 जजों ने बगावत की थी, आपको ध्यान होगा। और जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने क्या किया? जो पहले वाला कर रहा था उससे भी ज्यादा बुरा किया। तो मैं और आशीष चित्रांशी कोई मेरिट पे टिप्पणी नहीं कर रहे, हम केवल एक पॉपुलर परसेप्शन बता रहे हैं। और पॉपुलर परसेप्शन ये है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की जुडिशरी को आत्म मंथन करना चाहिए, एक, अपने अंदर झांकना चाहिए, दो, कि जिस तरीके की उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, क्या वो वास्तव में उसके लायक भी हैं? उनकी नियुक्तियां कैसे हो, उनकी जवाबदेही कैसे तय हो, उनके नियुक्तियों में हर चीज में पारदर्शिता कैसे आए? ये सवाल देश को आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी बात जो कहा आपने कि आत्ममंथन, आत्ममंथन कौन करेगा? इस देश में आत्ममंथन करने कोई तैयार नहीं, क्योंकि सबको सब जो है अपने आप को मतलब अंतिम सत्य सब मानते हैं। वो मोदी जी वाला इफेक्ट है सब पर। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात आपने कही, सवाल यही छोड़ के जा रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी तय कौन करेगा? कौन करेगा तय? जुडिशरी की। 55 सांसदों के दस्तखत के बाद शेखर यादव पर चर्चा होनी थी राज्यसभा में। 55 सांसदों के दस्तखत के बाद जगदीप धनखड़ साहब, उनको न्यायिक अनुभव विज्ञान है, उन्होंने उसको डस्टबिन में फाइल साइड रख दी। कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी तय? जिस देश का चीफ जस्टिस, ये सवाल है, मैं बता नहीं रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, जिस देश का चीफ जस्टिस अपने ऊपर व्यभिचार के मामले को खुद ही सुनवाई कर लेता है, तय कर लेता है, फैसला कर लेता है, और उसके बाद राज्यसभा में बैठता है, वहां कौन तय करेगा अकाउंटेबिलिटी? जिस देश में जस्टिस अरुण मिश्रा 6 फैसले अडानी के फेवर में देते हैं और एनएचआरसी के चेयरमैन बन के बैठते हैं, कौन तय करेगा अकाउंटेबिलिटी? जिस देश में
प्रधानमंत्री को अपने घर में निजी तौर पर पूजा में इनवाइट करके अगरबत्ती और हवन करवाते हैं चीफ जस्टिस, और उसके बाद इंटरव्यू में सफाई देते समय गला सूखने लगता है, कौन अकाउंटेबिलिटी तय करे? जिस देश में, मैं आज का मामला बता दूं, इस देश में खाली नियुक्ति तक नहीं है, मास्टर ऑफ रोस्टर, मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो मतलब कुछ वकील हैं जो क्रांतिकारी, उनसे निजी तौर पर बातचीत होती है, कहते हैं जड़ समस्या, जड़ पता है मास्टर ऑफ रोस्टर में, मास्टर ऑफ रोस्टर, ये मास्टर ऑफ रोस्टर का नमूना आज बता दूं। एक मामला गया है कि राज्यसभा में भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया जाए, और एकदम उसको फाइनल कर दिया जाए, मोहर लगा दिया जाए कि 33% आरक्षित होगा। जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आया है तो हो जाए। सीजेआई ने कहा, हमारे माननीय संजीव खन्ना साहब ने, कि ये केस मैं नहीं सुनूंगा, और उसे बेला त्रिवेदी के बेंच में ट्रांसफर किया। बेंचों का मामला तो अगर समझना है किसी को, तो दुष्यंत दवे साहब का अगर नंबर हो तो उनसे समझ लिया जाए, कोई भी फोन करके समझ ले। बेला त्रिवेदी की, बेला त्रिवेदी वही जस्टिस है, बाकी पीछे नहीं जाऊंगा, कि गुजरात में मोदी जी के लॉ ऑफिसर हुआ करते थे, लॉ सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनके बेंच में गया है, जिनके बेंच में गया है, उनके पास जब ये केस गया था कि राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं में जो महिलाओं के आरक्षण की बात आई है, इसके लिए डेडलाइन तय हो, ये अनंत काल तक थोड़ो ना कि आ गया है, कब होगा पता नहीं, डेडलाइन तय हो, उस याचिका को खारिज कर दिया था। उन्हीं के पास राज्यसभा के आरक्षण वाली याचिका उन्हीं के पास भेज दी गई कि वही सुनेंगे। पिछली याचिका उससे जुड़ी हुई खारिज कर चुके। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, और बहस होनी चाहिए तो जो लोग इसको, इसके एक एक पॉइंट्स को जान रहे हैं, उनको बिठा के बहस होनी चाहिए। बहस ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बहस हुई और प्रधानमंत्री जी आए कहे, कभी ऐसा इंसाफ नहीं होता था, नेहरू के समय में नहीं हुआ था, अब देखिए क्या हो रहा है जी, और ताली बजाओ, बोलो जय श्री राम। तो हम भी आखिर में बोल देते हैं नमस्कार, धन्यवाद हेमंत भाई, जो है जैसा है चलता रहेगा। कहो वही है कि आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए, तो सब लोग सोइए, किसकी फिक्र करें और किस पे जो है हम किस पर रोइए, आराम बड़ी चीज है, और मुंह ढककर सोइए, पूरा देश सो रहा है, हम आप भी सो जाएं, बढ़िया है। कल फिर मिलेंगे, हम सोएंगे नहीं, कल फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।